नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी प्रथम गौण पेपर 1 अर्थात CE 101 विषय कोड CE 101 आधुनिक हिंदी काव्य पर आज हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने जो वीडियो प्रस्तुत किए वो CE 102 के अर्थात पेपर 2 के वीडियो प्रस्तुत किए, जिसमें हमने हिंदी साहित्य पर तो एक जनरल चर्चा थी दोनों पेपर को लेकर। हिंदी साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य का स्वरूप, साहित्य किस प्रकार से उसकी अलग अलग विधाएं जो है उस रूप में हमारे सामने आता है, गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, पद्य की विधाएं कौन कौन सी है, ये सब हमने अगली वीडियो में प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद CE 102 में हमने हिंदी कहानी के इतिहास पर प्रकाश डाला था, जिसमें अलग अलग युगों में किस प्रकार कहानी अपने विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ती है उस पर हमने चर्चा की और उस परंपरा को हमने समझा। उसके बाद मधुलिका की जो पुरस्कार कहानी है, तो गूगल मीट में हमने उस कहानी को समझाने की कोशिश की जो आधी कहानी ही अभी ख़त्म हुई है। वैसे इस वीडियो में मैं उस कहानी को पूर्ण कर सकती हूँ, मगर मैंने उस वक्त कहा था आपको कि जो आधी कहानी मैंने सुनाई उसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि अब जो मंगलवार आएगा उसमें हम उस कहानी को पूर्ण करेंगे। इसीलिए ये 3 दिन गुरु शुक्र शनि हम लोग पेपर 1 अर्थात CE 101 जिसका टाइटल है आधुनिक हिंदी काव्य, उस पेपर पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया ही था विद्यार्थी मित्रों कि किन कवियों की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो 9 जितनी कविताएं हैं आपके कोर्स में और 8 या 6 जितने हमारे कवि हैं। तो उन कवि और काव्यों को पढ़ने से पूर्व हमारे हिंदी काव्य का इतिहास क्या है, किस प्रकार काव्य आधुनिक काल में लेकर आज के हिंदी काव्यों की परंपरा में आगे बढ़ा है, वो हम समझेंगे। वैसे हिंदी काव्य का इतिहास यदि हम समझते हैं तो वो तो बहुत पुराना है, क्योंकि आदिकाल से हिंदी काव्य लिखा गया है। आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। तो इन कालों के बारे में हमने वीडियो में समझाया था कि सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों कालों में काव्य की ही रचना होती थी। तो वैसे काव्य का इतिहास देखने जाए तो बहुत लंबा है, मगर हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जो काव्य हो गए उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मगर आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उस गद्य काल में भी पद्य का किस प्रकार से विस्तार हुआ है, यानी आधुनिक काल में काव्य साहित्य किस प्रकार अपनी परंपरा में आगे बढ़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, फिर से मैं आपको अवगत करा दूं कि आप लोगों को कोई पुस्तक लानी नहीं है। जो भी पाठ्य पुस्तक है वो कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगी और हम लोग आपको PDF फाइल में प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ काव्य या कहानी आपको यदि पढ़नी है तो वो हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी गाइड यानी कि किसी प्रकाशक की गाइड आती है, भारत प्रकाशन, रावल प्रकाशन, वो पाठ्य पुस्तक नहीं है, वो गाइड है। तो वो सब कुछ नहीं लेना है आपको, क्योंकि आप कॉलेज कक्षा में आ गए हैं। तो एक पैराग्राफ
या एक पेज में लिखा हुआ उत्तर नहीं लिखना है, आपको तो समीक्षात्मक उत्तर लिखना है। और वो तभी संभव है जब वीडियो ध्यान से सुनेंगे और हम जो समीक्षा करेंगे उस पर आप ध्यान रखेंगे। आपको हम समीक्षात्मक प्रश्न के उत्तर भी देंगे, वो भी PDF फाइल में देंगे। इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है और पुस्तकें नहीं लानी है, आप बस वीडियो ध्यान से सुनिए और जो भी बात आपको याद न रहे आप उसको नोट डाउन करिए। अब हिंदी काव्य के इतिहास पर हम प्रकाश डालेंगे। तो हिंदी काव्य का इतिहास अलग अलग युगों में बटा हुआ है। यहाँ लिखा नहीं है मगर यहाँ अंत में लिखा है, आप देख लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, ये 2 युगों के साथ साथ काव्य का इतिहास छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग, इन युगों में भी बटा हुआ है। यानी आधुनिक हिंदी काव्य जैसे ही हमारे सामने आया, ईस्वी सन 1850 से आधुनिक काल का जन्म होता है और उसी वक्त से धीरे 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 हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की एक जो गूंज है वो फैल उठी थी। फिर वो साहित्य के माध्यम से भी फैल उठी थी, हमारे समाज सुधारक क्रांतिकारी नेताओं के माध्यम से भी फैल उठी थी। मगर विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको कहा था कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसमें भी विभिन्न साहित्यकारों का और उनकी रचनाओं का बहुत ही योगदान है। तो उस वक्त 1850 में तो हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, मगर आज़ादी की लड़त और उसके जो बीज जो थे, आज़ादी प्राप्त करने के जो बीज थे वो अंकुरित हो गए थे और साहित्य के द्वारा वो बीज जो है प्रज्वलित हुए और उसका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस बीज को अंकुरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की विचारधारा फैलाई नाटक और गद्य के द्वारा। उसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। तो इस प्रकार से धीरे 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 काव्य का समय आगे बढ़ता गया। शिक्षा में सबका ध्यान होने लगा। टीवी व समाचार पत्र का जो है आविष्कार हुआ, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे यहाँ भारत में नहीं था। दृश्य और श्रव्य माध्यम यानी कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो नहीं था, मगर अंग्रेजों के आक्रमण के बाद विभिन्न टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ यानी छापखाने में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी जिसमें साहित्य को विविध स्तरों पर फैलाया जाता था, प्रजाजनों के समक्ष बांटा जाता था, तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य के विकास में। और अलग अलग गद्य की विधाओं का और पद्य की अलग अलग विधाओं का विकास होने लगा और इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से हिंदी काव्य का इतिहास हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता, जिसका समय है सन 1850 से 1900। तो इस युग की कविताओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविताएं कही जाती है, अथवा तो उस युग में जो कविताएं रची गई उस युग का नामकरण पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह यानी कि जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही। उन्होंने भाषा को एक अलग रूप देने की कोशिश की। जिस प्रकार आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में भी काव्य परंपराएं आगे बढ़ी थी, उसी प्रकार आधुनिक युग में भी कविताओं का दौर आगे बढ़ने लगा। केवल फर्क इतना है कि आदिकाल में राजा के केंद्रित कविताएं थी, मगर भक्तिकाल और रीतिकाल में क्या था? भक्तिकाल में साहित्य का केंद्र कौन था? भगवान। रीतिकाल में साहित्य का केंद्र राजा या कोई नायिका। मगर आधुनिक काल में काव्य का केंद्र नूतन विचार बने, नए नए विचार और ऐसे सामान्य आदमी पर, उसकी समस्या पर कविताएं रची जाने लगी। भले थोड़ी शुरुआत में भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान कविताएं रची जाने लगी, क्योंकि रीतिकाल एकदम से नष्ट नहीं हो गया था।
रीतिकाल की असर थोड़ी आधुनिक काल के शुरुआत के युग में दिखाई देती है, इसलिए श्रृंगार प्रधान कविताएं भी हैं, मगर धीरे धीरे देश प्रेम प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं भी रची जाने लगी। व्रज भाषा का चलन बढ़ने लगा, मगर कुछ लोग व्रज भाषा के साथ साथ हिंदी की खड़ी बोली को भी अपनी कविताओं का माध्यम बनाने लगे। और आपको ताज्जुब होगा विद्यार्थी मित्रों को, आपके सामने जो आज हिंदी राष्ट्रभाषा है, कौन सी है आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा? तो खड़ी बोली। राष्ट्रभाषा हिंदी तो है ही, मगर हिंदी की तो बहुत सारी बोलियां हैं और बहुत सारी उपभाषाएं हैं। अवधी है, व्रज, भोजपुरी, पहाड़ी, मागधी, अर्धमागधी, बहुत सारी बोलियां और उपभाषाएं हिंदी की है, मगर उसमें से कौन सी बोली आपकी राष्ट्रभाषा है? तो खड़ी बोली। और कौन सी राष्ट्रलिपि आपके भारत देश की, हमारी राष्ट्रलिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। तो उस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं के नाम से कविता के इस युग को कहा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। समय है 1900 से 1920। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये घोषित किया, सब प्रजा के सामने ये बताने का प्रयास किया कि जब तक हम सभी का माध्यम एक भाषा नहीं होगी तो हमारा विकास असंभव है। कुछ लोग व्रजभाषा में कविताएं कर रहे हैं, कुछ लोग उर्दू में कविता रचना कर रहे हैं, संस्कृत में काव्य रचनाएं हो रही है, खड़ी बोली में हो रही है। तो जब तक एक भाषा नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। और फिर द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को एक भाषा बनाने का एक जिम्मा उठाया, एक प्रकार का आंदोलन किया, खड़ी बोली आंदोलन, जिसमें उन्होंने सब कवियों को, रचनाकारों को यह कहने का प्रयास किया कि आप लोग भी खड़ी बोली में ही रचना प्रारंभ करें और खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सामने हम ला दें, जिसके कारण एक ही भाषा होगी तो पूरी जनता उस भाषा को समझ पाएगी और रचना की जो विषय वस्तु है, रचना का जो मर्म है, उसको जान पाएगी। खड़ी बोली को ही हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाना और रचना का केंद्र बनाने के पीछे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, उनका आशय ये इसलिए था कि खड़ी बोली एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से एकदम सरल है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, आपके भांजे भतीजे, आपके छोटे भाई बहन हो, उसके सामने आप, उसको तो केवल गुजराती ही आती है क्योंकि बचपन से ही वो गुजराती ही भाषा बोलता है। आप लोग घर में, गांव में जो भी बोलते हैं, शहर में जो भी बोलते हैं, वही भाषा वो सुनता है। जैसे ही टीवी ऑन करेंगे, आप टीवी में चैनल प्रसारित करेंगे और कोई भी सीरियल आप लगाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जो हिंदी भाषा उसने सुनी भी नहीं है, आपके मुख से कभी बोली भी, आपने कभी बोली भी नहीं है, तो आपके मुख से भी सुनी नहीं है, किसी के मुख से नहीं सुनी है, फिर भी 4-5 दिन के बाद वो पूरी स्टोरी हिंदी में समझ जाएगा कि सीरियल में क्या कहा जाता है। यदि वो सुनता है और समझने लगता है तब की अवस्था की बात है। बहुत छोटे बच्चे नहीं, मगर 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चे, 8 साल में तो इंग्लिश मीडियम के अलावा किसी भी गुजराती मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट आता ही नहीं है, यानी तीसरी कक्षा में हो या दूसरी कक्षा में कोई व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हिंदी उसने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, बोला नहीं है या सुना नहीं है, फिर भी जब टीवी में वह सीरियल देखेगा हिंदी के, तो तुरंत समझ जाएगा। तो ये ग्राह्यता जो है वो हिंदी भाषा में है, और वो भी खड़ी बोली हिंदी में। तो खड़ी बोली हिंदी में जो ग्रहण शक्ति है वो इतनी सरल है कि उसको लेकर ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
खड़ी बोली आंदोलन शुरू किया और बहुत सारे कवि उनके उस आंदोलन में जुड़ गए। और यदि वो ब्रजभाषा में कविता लिखते थे तो वो भी खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने लगे। ब्रजभाषा के कवि भी, गद्य में भी खड़ी बोली आंदोलन हुआ। गद्य यानी कि कहानी नाटक भी पहले ब्रजभाषा में थोड़े लिखे जाते थे, संस्कृत में, बंगला में, तो सभी लोगों ने हिंदी में यानी खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। तो द्विवेदी युग की कविता में सबसे बड़ा एक योगदान द्विवेदी जी का है, तो वो ये है कि उन्होंने खड़ी बोली में कविता का जो है प्रचलन बढ़ाया। भारतीय हिंदू युग में ब्रजभाषा पर ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। अब खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। मधुरता और सरलता इस खड़ी बोली में भले ब्रजभाषा की तरह नहीं आ पाए। जैसे सूरदास के पद हम सुनते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो ब्रजभाषा के, तो वो बहुत मधुर लगते हैं। तो छंद और अलंकारों और सौंदर्यता का समावेश ब्रजभाषा में ज़्यादा है। खड़ी बोली में वो सौंदर्य नहीं होगा, मगर फिर भी एक भाषा, एक भाषा का एक सूत्र लेकर द्विवेदी जो है खड़ी बोली के आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे और कविता में खड़ी बोली का प्रचलन होने लगा। और इसी खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध उनका उपनाम है, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में कविताएं रची। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस युग में ब्रजभाषा में अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। यानी कुछ लोग थे कि जो खड़ी बोली पर नहीं रचना करना चाहते थे, ब्रजभाषा में कविताएं रचते थे। उसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मगर आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों के भारतीय हिंदी युग में अनुवादित कविताएं लिखी जाने लगी। अंग्रेजी और बंगला में अनुवादित कविताएं और ब्रजभाषा में कविताएं लिखी जाने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान के साथ साथ देश प्रेम प्रधान कविताएं थी, वो द्विवेदी युग में भी रची गई। स्वतंत्रता आंदोलन और देश प्रेम पर कविताएं, मगर जो है उसके परिणाम स्वरूप वीर रस की कविताएं, लोगों को जागरूक करने की कविताएं तो रची गई, मगर भाषा का माध्यम खड़ी बोली बढ़ने लगा। उसके बाद तीसरा युग है और वो है छायावादी युग। सन 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई। बाढ़ यानी बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए। उसी को कहा गया छायावाद। और छायावाद यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी। यहाँ रोमांटिसिज्म का मतलब प्रेम नहीं है, रोमांटिसिज्म का मतलब है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंद किसे कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों? हम लोग स्वतंत्र है, देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, मगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता में से केवल और केवल अपने खातिर जीता हो और उसको किसी की भी पड़ी नहीं हो और वो अपने मूल्यों को अपने ही द्वारा निर्धारित करता है, किसी बंधन और मर्यादा को स्वीकारता नहीं है, उसको हम स्वच्छंद कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वही स्वच्छंदतावाद, जो मनुष्य जिस प्रकार स्वच्छंद होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने ही दुनिया में रहता है, बंधन और मर्यादा उसको छू भी नहीं सकता, उसी यूरोप के स्वच्छंदतावाद का प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर पड़ा और हमारे कवियों ने पुरानी परंपरा से हटकर एक युग निर्धारित किया और कविताएं जो है उसका प्रचलन किया, जिसकी पहले कटु आलोचना हुई। यानी कुछ लोग आलोचना करने लगे कि ये स्वच्छंदतावाद कैसा है जिसमें कोई परंपरा का निर्वाह ही नहीं है। मगर धीरे धीरे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने इतनी प्रसिद्ध कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत की कि ऐसा कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों कि छायावादी युग हिंदी कविता का सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। इस युग में जो कविताएं रची जाने लगी, भले वो स्वच्छंद विचारधारा से कविताएं लिखी जाने लगी। भारतीय युग में देश प्रेम और समाज पर चिंता प्रस्तुत की गई थी। द्विवेदी में खड़ी बोली आंदोलन और जनता की जागृति की बात थी। छायावादी युग में भी राष्ट्रीय चेतना थी, मगर ज़्यादातर कवि अपने मनोजगत में डूब गए।
प्रकृति के सौंदर्य में डूब गए, अपने भावों को व्यक्त करने में डूब गए। उनको लगा कि हमारा भी एक निजी व्यक्तित्व है, हमारे भी निजी भावना है, हम उनको क्यों अभिव्यक्त न करें। केवल देश और समाज की बात तो ठीक है, उस पर भी कविताएं लिखी जाने लगी थी छायावाद में, मगर ज़्यादातर कवि अपनी कल्पना को, अपनी निजी संवेदना को व्यक्त करने में उन्मुक्त हो गए और स्वच्छंद रूप से कविता करने लगे। और उनमें ये 4 कवि जो लिखे गए हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा, ऐसा कहा जाता है कि ये 4 कवि छायावादी युग के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। जैसे मकान की नींव होती है ना, उसी प्रकार ये चारों कवि तरह ये 4 कवि हैं जिन्होंने छायावाद युग को इतना प्रशस्त किया कि कविताओं के इतिहास में, कविता के इतिहास में छायावादी युग सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अगले बहुत सारे युग जो है, 2-3 युग जो है, वो हम पश्चात वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।